हेलो स्टूडेंट, वेलकम। तो हम साइंस को असल में नेचर को समझने की कोशिश कर रहे थे और नेचर को समझने में हमारी हेल्प कर रही थी आपकी सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, साइंस ने हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है नेचर को समझने के लिए। ठीक है, तो उसी के सीरीज़ में हमने आपका फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में था, हमने उसके बारे में जाना था कि रिएक्शंस इक्वेशन किस तरह हो रही थी। ठीक है, वो क्या फॉर्म कर रही थी, किस तरह कंबाइन हो रही थी और कंबाइन होने के बाद क्या बना रही थी और क्यों बना रही थी, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी आपके चैप्टर 1 में। ठीक है, अभी केमिस्ट्री में उसी की सीरीज में हमने एक सेकंड चैप्टर उठाया जो कि आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, ये हमने चैप्टर उठाया है और इसके बारे में अगर आप मैं थोड़ा सा पूछूँ आपसे तो बोलोगे हाँ सर हमने इन तीनों का नाम सुना है और इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा जानते भी होंगे। जैसे कि अगर आपसे पूछे कि सर बताओ, कोई पूछे कि एसिड क्या होता है तो आप बोलोगे सर ये, अगर आप इनको टेस्ट करके देखो तो ये सोर होते हैं यानी कि खट्टे होते हैं। और ऐसा अगर कोई पूछे आपसे कि बताओ जी ये जो बेस होते हैं, बेस क्या होते हैं, तो आप बोलोगे सर अगर आप बेस को टेस्ट करके देखोगे तो वो बिटर होते हैं यानी कि कड़वे होते हैं। अच्छा, एसिड आपके सोर होते हैं और आपके बेस जो होते हैं ये बिटर होते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा थोड़ा सा अगर और एक्स्ट्रा अपन पढ़ने की कोशिश करें कि जानने की कोशिश करें, आपने इनके साथ एक और चीज़ की स्टडी की होगी, दैट इज़ लिटमस पेपर। ठीक है, आपने लिटमस पेपर का नाम सुना होगा, उसके बारे में कुछ चीज़ें भी सुनी होगी। जैसे कि अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ, ये अपन जस्ट मैं रिवाइंड करा रहा हूँ आपको जो भी आपने पढ़ा है। ठीक है, लिटमस पेपर का आपने सुना होगा कि लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर है कि अगर लिटमस पेपर के ऊपर आप एसिड को डालो, ठीक है, एक ड्रॉप लिटमस पेपर के ऊपर एसिड के डालो तो वो अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर है तो उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। वहीं अगर आप लिटमस पेपर एक रेड कलर के लिटमस पेपर पर बेस के कुछ ड्रॉप्स डालो तो वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे आप चेक कर सकते हो। अच्छा ठीक है, इसके अलावा और क्या आपने पढ़ा है इसके बारे में? इसके अलावा मेरे हिसाब से पता नहीं कि आपको क्या ही इतना ही शायद आपने इसके बारे में पढ़ा है और पढ़ भी लिया होगा, बाकी तो इतना कुछ खास नहीं होगा वो। ठीक है, अभी तक जो आपने डिटेल देखी, जो चीज़ें आपने पढ़ी, ये आपकी 7th-8th क्लास में आई होगी। ये असल में इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है कि आप एसिड और बेस को और ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर पाओ, क्योंकि अभी हम जो आगे स्टडी करेंगे उसमें आएगा कि वो मेटल्स के साथ किस तरह रिएक्शन करते हैं, एसिड और बेस खुद एक दूसरे में कैसे रिएक्शन करते हैं, ये सोल्ट्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल ये बनते कैसे, आते कहाँ से हैं, ये सारी चीज़ें आएगी। तो हमारी ये जो हमने पढ़ा था ये कहीं ना कहीं कम पढ़ने वाला है, इसी के लिए हमने सेकेंड चैप्टर को उठाया है और आपके जो सिलेबस है इसलिए उसमें ऐड किया गया है। ठीक है, अब फालतू बात नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते हैं कि एसिड्स की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एसिड के बारे में सुनो, एसिड क्या होते हैं? एसिड एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन को रिलीज करते हैं। दोबारा सुन लो, एसिड एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन को रिलीज करते हैं। जैसे ही आपने एसिड को एक्वस सॉल्यूशन जाने जिसमें H2O हो, एक्वस सॉल्यूशन जिसमें H2 हो, H2O में जैसे ही ऐड किया आपने एसिड को तो वो तुरंत H+ आयन रिलीज कर देते हैं उसमें। ठीक है, और एक और चीज़ बताऊँ, इस चीज़ को तो बोलते हो आप एसिड, ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है एसिड की। और H+ आयन जो अब रिलीज होता है वो असल में स्टेबल नहीं रह पाता वो सॉल्यूशन में, तो आप क्या करते हो, तो क्या करता है ये जो H+ आयन जो है असल में ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके ये आपको हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+ दे देता है, जो कि आपका हाइड्रोनियम आयन ये बना करके देता है। ठीक है, तो अब कोई आपसे पूछे कि एसिड एक्वस सॉल्यूशन के साथ क्या देता है तो आप डायरेक्ट बोलोगे हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, या फिर आप उसको H+ आयन कह के भी बता सकते हो। ठीक है, अच्छा आपके जो एसिड होते हैं असल में ये देखो, एसिड के मैं 2 टाइप बताऊंगा छोटे छोटे से, वो असल में आपके सिलेबस जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है वो, लेकिन जब आप इसको स्टडी करोगे तो बार बार ये टर्म्स आएगी, जैसे कि आप स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर आपका वीक एसिड है, मिनरल्स एसिड है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आएगी, फिर आप कंफ्यूज हो गए। तो मैं चाह रहा हूँ आप पहले ही इनको देख लें। ठीक है, एसिड जो होते हैं आपके 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं ऑर्गेनिक और एक होते हैं मिनरल एसिड। ठीक है सॉरी, देखो ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ये आपको असल में ऑर्गेनिक जो भी आपके जैसे मान लीजिए प्लांट्स हैं, टिश्यूज़ हैं आपके, या फिर आपके एनिमल्स हैं, इनसे आपको ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड। वहीं आपके जो मिनरल एसिड है ये आपको मिलते हैं डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली फ्रॉम अर्थ की जो सरफेस होती है, आपके रॉक है या फिर आपके सोइल है, वहाँ से आपको ऑब्टेन होते हैं मिनरल एसिड।
ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड की अगर बात करूँ, जैसे आपका एसिटिक एसिड है, मैलिक एसिड है, ठीक है सॉरी, मैलिक एसिड है, टार या फिर सिट्रिक एसिड है आपका। जैसे सिट्रिक एसिड आपके जो भी स्ट्रॉन्ग आपके होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपका संतरा है या फिर आपका लेमन है, ठीक है, इस तरह के जो भी आपके फ्रूट्स या फिर सब्जियां वगैरह है, वेजिटेबल, उनमें आपको सिट्रिक एसिड देखने को मिलता है। और आपका एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड जो कि आपके विनेगर में भी होता है, ठीक है, उसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे आपका, चलिए ठीक है, जैसे एसिटिक एसिड है आपका, ये होता है आपका एसिटिक एसिड है या फिर मैलिक एसिड है। मैलिक एसिड आपके एप्पल जो होता है उसमें होता है। सिट्रिक एसिड है, ठीक है, ये काफ़ी सारे जो भी एसिड आपके आएंगे, ये असल में एग्जांपल है ऑर्गेनिक एसिड के। और इनकी भी अगर बात बता दूँ, आपके जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड ये वीक नेचर के होते हैं। तो आपसे कोई पूछे ऑर्गेनिक नेचर कैसे, और ऑर्गेनिक एसिड कैसे होते हैं, वो वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड कहने से मीन क्या, इसको भी समझो। वीक एसिड कहने से मीन है कि मान लीजिए आपने एसिटिक एसिड CH3COOH इसकी रिएक्शन कराई एक्वा सॉल्यूशन से, ठीक है, और मान लीजिए आपने इसके 10 मॉलिक्यूल लिए, एसिटिक एसिड के आपने 10 मॉलिक्यूल लिए, ठीक है, और वाटर के साथ उसकी एक्वा सॉल्यूशन जो कि था उसके साथ रिएक्शन कराया उसकी। अब आपने क्या देखा कि 10 मॉलिक्यूल में से खाली एक ही मॉलिक्यूल जो था उसने H+ आयन रिलीज किया है, और बाकी के बाकी जो आपके मॉलिक्यूल्स थे वो ऐसे के ऐसे CH3COOH में बने रहे, ठीक है। दोबारा सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। वीक एसिड कहने से मीन है कि जब आप उस एसिड को एक्वा सॉल्यूशन में ऐड करते हो तो पूरा का पूरा एक टाइप से डिकम्पोज नहीं हो पाता, पूरे के पूरे ब्रेक नहीं हो पाता वो। जैसे कि आपने एग्जांपल के लिए 10 मॉलिक्यूल इसके लिए, तो 10 मॉलिक्यूल में से करीब करीब एक ही मॉलिक्यूल ऐसा रहेगा जो कि H+ आयन रिलीज करेगा। बाकी के जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे कैसे रहेंगे सॉल्यूशन में, वो किसी से भी रिएक्शन नहीं करेंगे, मतलब कि वीक रहेंगे, ठीक है। तो ये सेंस है एसिड को वीक कहने का। आपके सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं। और अब अगर बात करो आप मिनरल एसिड की, जो कि आपके अर्थ से मिलते हैं आपको, ये नेचर में स्ट्रोंग होते हैं, इनको आप स्ट्रोंग एसिड बोलते हो। इनके एग्जांपल अगर आप देखो तो H2SO4 जैसे आपका है, या फिर HCl आपका है, नाइट्रिक एसिड HNO3 आपका है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड HCO3 कार्बोनिक एसिड आपका है। ये एग्जांपल है आपके स्ट्रोंग एसिड के, ठीक है। उनमें से एक मैं चीज़ बताऊं, कार्बोनिक एसिड एकमात्र एक ऐसा एसिड है जो कि मिनरल एसिड है, लेकिन वो वीक एसिड के अंदर आता है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड एक एक्सेप्शनल केस है कि ये हालांकि मिनरल एसिड के तो अंदर आता है, लेकिन खाली इसी को, ये खाली वीक है, इसके अलावा जो भी आपके एसिड आ रहे हैं वो इस पर स्ट्रोंग होते हैं, ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड मिनरल के अंदर तो आता है लेकिन वो वीक है नेचर में, ठीक है। तो ये है आपके मिनरल एसिड, स्ट्रोंग एसिड। स्ट्रोंग कहने से इसको मीन क्या, जैसे मान लीजिए आपके HCl है, HCl इसको आपने एक्वा सॉल्यूशन में अगर रिएक्शन कराई, तो मान लीजिए आपने HCl के 10 मॉलिक्यूल्स लिए, तो सारे के सारे 10 के 10 मॉलिक्यूल H+ आयन रिलीज कर देंगे, H+ आयन ऐसा करके 10 टाइम्स वो H+ आयन रिलीज कर देंगे। मतलब कि सारे के सारे जो आयन रहेंगे वो ब्रेक हो जाए, सारे के सारे जो कंपाउंड रहेंगे HCl का वो ब्रेक हो जाएगा H+ और Cl- आयन में। यहाँ पर मैंने 10 मॉलिक्यूल लिए थे इसके, और 10 के 10 मॉलिक्यूल H+ आयन में ब्रेक हो गए थे। HCl ब्रेक होने से मीन है कि ये HCl जो है ये ब्रेक होके H+ Cl- आयन बनाए रहेगा, और मैं इस वाले आयन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। H+ आयन उसने दिए, सारे के सारे ब्रेक हो गए, लेकिन यहाँ पर खाली 10 एटम्स हमने लिए, 10 मॉलिक्यूल्स लिए थे, वहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा था H+ आयन में। तो इस बेस पे इसको बोला गया है ये वीक है नेचर में, जो कि ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल है, ये स्ट्रोंग है नेचर में, जो कि मिनरल का एग्जाम्पल है, ठीक है। और एसिड आपका ये फाइनल चीज़ है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि एसिड जो है ये क्या है यार, किस बला का नाम है ये, इसके टाइप्स के बारे में आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। एक दो नाम भी शायद आपको याद होंगे वो इसके, हाँ, इनके नाम जैसे आपके H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, Cl है, ठीक है, HNO3 इसको हम यूज भी लेते आ रहे हैं काफ़ी टाइम, सॉरी। अच्छा ठीक है, तो अब देखो आपने एसिड के बारे में पढ़ लिया। हाँ, अब आते हैं आपके वापस इंडिकेटर्स पर,
ठीक है, इंडिकेटर्स को देखिए। सॉरी, इंडिकेटर्स देख लीजिए। इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर ऐसे होते हैं, इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर ऐसे एक सब्सटेंस ये भी होते हैं जो कि कुछ ना कुछ इंडिकेट करते हैं। सिंपल, इंडिकेटर एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज़ हम किसी न किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए करते हैं, ठीक है, कि ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, वो उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, इस तरह से इंडिकेट करने के लिए इसको यूज़ ले रहे हैं। इंडिकेटर में सबसे फर्स्ट हमने जो आपको प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा होता वो था आपका लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, और लिटमस पेपर असल में क्या होता है, कैसे बनाते हैं इसको देख लीजिए। एक आपका लीचन, एक प्लांट्स होता है, हमने ये क्लास 9th में इसके बारे में आपको बताया था, जो कोई थैलोफाइटा, थैलोफाइटा की फैमिली का एक प्लांट है, ठीक है, लीचन, ठीक है। लीचन को एक्सट्रैक्ट करके एक इसमें से डाई को ऑब्टेन किया जाता है और इसी डाई से बनाया जाता है आपका लिटमस पेपर, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा लिटमस पेपर। अच्छा, ये आपको नेचर से मिल रहा है। इसके अलावा आप लिटमस पेपर की जगह, जहाँ पर आप लिटमस पेपर को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आप टर्मरिक को यूज़ कर सकते हो, या फिर आप फिनोफ्थलीन भी एक अच्छा खासा इंडिकेटर है। और स्पेशली क्लास 11th 12th को जब आप पढ़ोगे, क्लास 11th 12th को पढ़ोगे तो फिनोफ्थलीन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है, क्योंकि काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है और ये करीब करीब मैक्स काफ़ी रिएक्शन में ये सीधे तौर पे काम आता है, ठीक है। फिनोफ्थलीन है, लिटमस पेपर है, हमने इसको बता दिया। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, ये तो है इंडिकेटर या फिर नेचुरल इंडिकेटर। एक और होते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, इस शॉर्ट पे लिख रहा हूँ मैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ कि आपने शायद हाँ इसका नाम पहली बार सुना है, लेकिन फिर भी कुछ आइडिया लग रहा हो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, क्या नहीं होता है। इंडिकेटर आपने लिटमस पेपर, टर्मरिक का तब तक सुना होगा, लेकिन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, इसके बारे में मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप दिमाग लगाए कि क्या होता है, क्या नहीं होता। देखिए क्या होता है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी स्मेल या फिर ओडर चेंज होता है ड्यूरिंग मिक्स विथ एसिड और बेस। देख लेते क्या होते हैं आपके इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर एक ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कि या फिर जिनकी स्मेल या फिर ओडर जो होती है, उनसे ओडर को भी स्मेल बोलते हैं, जिनकी स्मेल चेंज होने लगती है जब उनको किसी भी एसिड या बेस के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छे टाइप के इंडिकेटर होते हैं। दोबारा सुन लीजिए, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, ये कैसे इंडिकेटर होते हैं जिनकी स्मेल चेंज होती है कब, जब उनको किसी भी एसिड या बेस के साथ मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है या फिर रिएक्शन करते हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं आप ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे आपके ऑनियन है, ऑनियन स्लीव है, और आपका है